किसी भी हुनर में उस्ताद या एक बेहतरीन इंस्ट्रक्टर बनना असल में होता क्या है? क्या ये बस एक वीकेंड का कोर्स कर लेने या दीवार पर एक सर्टिफिकेट टांग लेने से हो जाता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास पेरिस के मशहूर बायोपिलेट स्टूडियो की सीईओ कैरोलिन बर्जर डिफेमिनी के साथ हुई एक बातचीत के कुछ हिस्से हैं। और ये सारी बातचीत एक बड़े ही दिलचस्प ख्याल से शुरू होती है जो स्टॉट पिलेट्स के सीईओ जिम हाइडेनराइश का है। उनका कहना है, इंस्ट्रक्टर की शिक्षा किसी वीकेंड वर्कशॉप या डिजिटल बैच के बारे में नहीं है। ये तो मेंटरशिप, अध्ययन और इस कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा पर बनी एक जिंदगी भर की साधना है कि हमारा शरीर काम कैसे करता है। जिंदगी भर की साधना, ये सुनने में बहुत बड़ा शब्द लगता है। तो चलिए आज इसी विचार को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि एक महान प्रशिक्षक बनने के पीछे की असली कहानी क्या है। तो जब कैरोलिन ने जिम का ये कथन सुना तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? जाहिर है यूं सिर्फ एक अच्छा मार्केटिंग स्लोगन तो नहीं लगा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक जिम्मेदारी का एहसास था। ये उस चमक दमक वाले विचार को तोड़ता है कि आप शुक्रवार को एक ट्रेनिंग में जाते हैं और रविवार शाम तक आप एक इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं। ये इस पेशे को एक नैतिक गहराई देता है। जब आप जीवन भर की साधना कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक भीतरी अनुशासन की बात कर रहे हैं। भीतरी अनुशासन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप सिखाते हुए भी हमेशा एक छात्र बने रहते हैं। अच्छा। आपको भले ही बहुत कुछ पता हो, लेकिन आप हमेशा और जानने की कोशिश करते हैं। और चाहे आप कितने भी अनुभवी क्यों ना हो जाएं, आप में विनम्रता बनी रहती है। ये कोई पदवी नहीं है जिसे आप हासिल कर लेते हैं, बल्कि एक रास्ता है जिस पर आप हमेशा चलते रहते हैं। हाँ, जीवन भर की साधना, ये शब्द सुनते ही इसका वजन महसूस होता है। ये सिर्फ एक जॉब नहीं रह जाता, एक तरह की तपस्या बन जाता है। और कैरोलिन ने इस साधना को 3 हिस्सों में बांटा है: मेंटरशिप, अध्ययन और जिज्ञासा। जी, और वो इन्हें 3 स्तंभ कहती हैं। उनका मानना है कि अगर इनमें से एक भी हटा दिया जाए तो पूरी इमारत ढह जाएगी। मुझे मेंटरशिप और अध्ययन तो समझ आता है, ये तो किसी भी पेशे के लिए जरूरी है। लेकिन जिज्ञासा को तीसरा और बराबर का स्तंभ कहना दिलचस्प है। ज्यादातर लोग इसे एक अच्छा गुण मानेंगे, पर एक बुनियादी जरूरत नहीं। आपको क्यों लगता है कि ये इतनी जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कल्पना कीजिए, आपके पास अध्ययन है, आपने सारी किताबें पढ़ ली हैं, लेकिन कोई मेंटर नहीं है, तो आपका ज्ञान किताबी रह जाएगा। हाँ, सिर्फ किताबी रह जाएगा। उसमें अनुभव की गहराई नहीं होगी। ये वैसा ही है जैसे गूगल मैप्स के बिना किसी नए शहर में घूमना। आप रास्ते तो देख सकते हैं, पर कौन सी गली में क्या खतरा है या कहाँ सबसे अच्छी चाय मिलती है, ये कोई अनुभवी ही बता सकता है। सही बात है। और अगर मेंटरशिप हो पर अध्ययन ना हो तो आप बस अपने गुरु की नकल कर रहे हैं। आप वही कर रहे हैं जो वो करते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों करते हैं। आपके पास क्या का जवाब है, पर क्यों का नहीं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब जिज्ञासा मर जाती है, क्योंकि जिज्ञासा के बिना आप अपनी पुरानी आदतों में ही कैद हो जाते हैं। बिल्कुल। आप 10 साल तक एक ही चीज एक ही तरीके से सिखाते रहते हैं। आप कुछ नया नहीं सीखते, और इसलिए आपके छात्र भी कुछ नया नहीं सीखते। यही सबसे बड़ा खतरा है। और मुझे लगता है कि जब ये जिज्ञासा, यानी उन 3 स्तंभों में से एक खत्म हो जाती है, तभी शायद इंस्ट्रक्टर कठोर और जिद्दी बन जाते हैं। कैरोलिन ने भी एक कठोर इंस्ट्रक्टर और एक कठोर रीढ़ की हड्डी के बीच एक दिलचस्प तुलना की है ना? हाँ, और ये एक शानदार नजरिया है। वो कहती हैं कि एक कठोर इंस्ट्रक्टर एक कठोर रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। अगर उसे एक जगह से मोड़ने की कोशिश करो तो वो कहीं और से टूट जाता है। अच्छा। ऐसे इंस्ट्रक्टर की क्लास में आपको कोई नयापन नहीं दिखेगा। वही घिसे पिटे निर्देश, बिना सोचे समझे दी जाने वाली सलाहें, और सबसे बड़ी बात, वो अपने छात्र के शरीर की या उसकी कहानी की खासियत को समझ नहीं पाते। उनके लिए हर कोई एक जैसा है। मतलब जो इंस्ट्रक्टर खुद लचीला नहीं है, वो अपने छात्रों को भी लचीलापन नहीं सिखा सकता। ये तो वैसी बात हुई। बिल्कुल। जिम का कथन इसी कठोरता के ठीक विपरीत है। ये लगातार सीखते रहने और बदलते रहने की बात करता है, किसी एक पदवी पर आके रुक जाने की नहीं। सही कहा। तो फिर सवाल ये उठता है कि कुछ इंस्ट्रक्टर 18, 20 या 35 साल बाद भी इतने सफल और प्रासंगिक कैसे बने रहते हैं, जबकि कई लोग कुछ ही सालों में अप्रासंगिक हो जाते हैं। कैरोलिन इसे दोहरी निष्ठा का नाम देती हैं। ये एक बहुत ही गहरा विचार है।
हाँ। पहली निष्ठा है अपने मूल सिद्धांतों के प्रति, यानी तकनीक, सटीकता और अनुशासन। आप इनके साथ कोई समझौता नहीं करते। ठीक है। और दूसरी निष्ठा है विकास और बदलाव के प्रति। ये दोहरी निष्ठा सुनने में थोड़ी विरोधाभासी लगती है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उसूलों पर टिके रहो, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बदलते रहो। असल जिंदगी में ये संतुलन बनाना तो बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसे एक पेड़ की तरह समझिए। एक मजबूत पेड़ की जड़ें जमीन में बहुत गहरी होती हैं। ये उसके सिद्धांत हैं, उसकी पहली निष्ठा। लेकिन उसकी टहनियां और पत्ते हवा के साथ झूमते हैं, मौसम के हिसाब से बदलते हैं। ये उसका लचीलापन है, उसकी दूसरी निष्ठा। सही। जो पेड़ अकड़ जाता है वो तूफान में सबसे पहले टूटता है। इसी तरह महान इंस्ट्रक्टर अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि विज्ञान बदल रहा है, समाज बदल रहा है और उनके छात्र भी बदल रहे हैं। वो एक ही साल को 10 बार नहीं दोहराते, बल्कि वो 10 साल का चिंतनशील अनुभव जमा करते हैं। और शायद इसी अनुभव से वो एक ऐसा माहौल बना पाते हैं जहां लोग सच में सीख सकें। बातचीत में सीखने वाला समुदाय, यानी एक लर्निंग कम्युनिटी बनाने पर भी जोर दिया गया है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में इसे कैसे करते हैं? कैरोलिन ने मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और उच्च मानक की बात की है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का क्या मतलब है यहाँ? क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी सवाल पूछने से डरे नहीं? बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का सीधा सा मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां कोई भी छात्र या ट्रेनी अपनी गलती छिपाने से न डरे, जहां वो खुलकर कह सके मुझे ये समझ नहीं आया या मुझसे ये नहीं हो रहा है, और उसे ये डर ना हो कि लोग उसे जज करेंगे। क्योंकि छिपी हुई गलतियों से कभी सीखा नहीं जा सकता। अगर कोई अपनी कमजोरी को स्वीकार ही नहीं करेगा तो उसे सुधारेगा कैसे? लेकिन अगर माहौल बहुत ज्यादा सुरक्षित हो जाए तो क्या लोग आलसी नहीं हो जाएंगे? शायद इसीलिए उच्च मानक की भी बात की गई है। एकदम सही, यही तो संतुलन है। एक तरफ सुरक्षा है तो दूसरी तरफ उच्च मानक है, ताकि विकास और जिम्मेदारी की भावना बनी रहे। माहौल ऐसा हो कि हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित हो। अच्छा। और यहीं पर फीडबैक देने का सही तरीका काम आता है। फीडबैक सिर्फ ये कहना नहीं है कि तुमने ये गलत किया। ये व्यक्तिगत राय नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा फीडबैक अवलोकन पर आधारित होता है। जैसे मैंने देखा कि जब तुम ये एक्सरसाइज कर रहे थे तो तुम्हारी सांस रुक गई थी। अगली बार सांस लेते रहने की कोशिश करो। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। इससे बात व्यक्तिगत हमले जैसी नहीं लगती। जी, और इसी को जानबूझकर किया गया अभ्यास या डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज को 100 बार करना नहीं है। इसका मतलब है हर बार ये सोचकर करना कि पिछली बार से बेहतर कैसे करूं, और इसके लिए सही फीडबैक बहुत जरूरी है। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जो इसी फीडबैक और सीखने की प्रक्रिया से जुड़ा है, सिंगल लूप और डबल लूप लर्निंग। इन दोनों में क्या फर्क है? कैरोलिन ने इसे पिलाटीज का एक बेहतरीन उदाहरण से समझाया है। मान लीजिए एक इंस्ट्रक्टर देखता है कि कोई छात्र व्यायाम करते समय अपनी पेल्विस को स्थिर नहीं रख पा रहा है। वो उसे निर्देश देता है, अपनी पेल्विस को स्थिर करो। छात्र फिर भी नहीं कर पाता। इंस्ट्रक्टर फिर से वही निर्देश देता है, शायद थोड़ी ऊंची आवाज में। ये है सिंगल लूप लर्निंग। आप एक ही रणनीति पर अटके हुए हैं और जब वो काम नहीं करती तो आप बस उसे और जोर से आजमाते हैं। अच्छा, तो ये तो वही बात हुई कि अगर चाबी से ताला नहीं खुल रहा तो आप और जोर से चाबी घुमा रहे हैं, ये सोचने के बजाय कि शायद चाबी ही गलत है। बिल्कुल, क्या खूब कहा आपने। और डबल लूप लर्निंग का मतलब है रुक कर ये सोचना, क्या मैं सही चाबी इस्तेमाल कर रहा हूं या कहीं ताला ही तो खराब नहीं है। इंस्ट्रक्टर के मामले में वो खुद से ये सवाल पूछता है, मेरा ये निर्देश काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या छात्र को मेरी बात समझ नहीं आ रही? क्या उसे शारीरिक रूप से ये महसूस नहीं हो रहा, या शायद उसे गिरने का कोई डर है? तो वो सिर्फ अपनी बात दोहराने के बजाय अपनी पूरी रणनीति पर ही सवाल उठा रहा है। हाँ, वो सिर्फ निर्देश नहीं बदलता, बल्कि अपनी पूरी प्रणाली को चुनौती देता है। हो सकता है वो उस व्यायाम को ही बदल दे, या छात्र को पहले सांस लेने के तरीके पर काम करने को कहे। डबल लूप लर्निंग का मतलब है ये स्वीकार करना कि शायद सुधार करने का मेरा तरीका ही अधूरा है, न कि सिर्फ छात्र में कोई कमी है। लेकिन अपनी चाबी को गलत मानने के लिए तो अहंकार को किनारे रखना पड़ेगा। और इस फील्ड में जहां लोग गुरु या मास्टर कहलाना पसंद करते हैं, वहां तो ये बहुत बड़ी बाधा होगी। सबसे बड़ी बाधा, अहंकार तुरंत मान्यता चाहता है, और वो वीकेंड वर्कशॉप के सर्टिफिकेट या डिजिटल बैज से आसानी से मिल जाती है।
आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं, अब मैं सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हूं। लेकिन असली योग्यता, असली काबिलियत तब दिखती है जब स्थिति जटिल हो, जब कोई छात्र दर्द में हो या बहुत थका हुआ हो या किसी बात को लेकर डरा हुआ हो। उस समय आपका सर्टिफिकेट काम नहीं आता। उस समय आपका अनुभव, आपकी विनम्रता और आपकी डबल लूप लर्निंग की क्षमता काम आती है। इस बातचीत में एक और विरोधाभासी विचार सामने आता है, स्थिर लचीलापन, स्टेबल फ्लेक्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है, खासकर जब फिटनेस की दुनिया में हर दूसरे दिन नए ट्रेंड्स आते रहते हैं? इसका मतलब है कि आप सिद्धांतों में स्थिर रहें, लेकिन उन्हें लागू करने के तरीकों में लचीले हों। ये दोहरी निष्ठा वाले विचार से बहुत मिलता जुलता है। देखिए, रूप बदलते रहते हैं, नई मशीनें आ सकती हैं, क्लास में बजने वाला संगीत बदल सकता है, क्लास की अवधि बदल सकती है। ये सब बाहरी रूप हैं। ये तो हर क्लासिक चीज पर लागू होता है। जैसे संगीत में सुर और ताल, जो सिद्धांत हैं वो वही रहते हैं, लेकिन आप उससे जैज भी बना सकते हैं और क्लासिकल भी, जो उसका रूप है। बहुत सही उदाहरण है। एक बेहतरीन इंस्ट्रक्टर इन सिद्धांतों पर मजबूती से टिका रहता है, लेकिन वो उन्हें हर छात्र और हर परिस्थिति के हिसाब से ढालना जानता है। वो नए ट्रेंड्स को देखकर घबराता नहीं है, बल्कि वो ये देखता है कि क्या इन नए तरीकों में भी पुराने सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो ट्रेंड्स का गुलाम नहीं बनता, बल्कि उन्हें एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। एक और सवाल जो अक्सर उठता है, खासकर सिखाने वाले पेशों में, वो है पैसा और नैतिकता का। कई लोग मानते हैं कि ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। इस बारे में कैरोलिन का क्या सोचना है? वो इन्हें एक दूसरे का विरोधी नहीं मानती। उनका एक बहुत ही व्यावहारिक नजरिया है। वो कहती हैं कि नैतिकता को भी फलने फूलने के लिए भौतिक परिस्थितियों की जरूरत होती है। अच्छा। अगर आप ध्यान से सीखना चाहते हैं, खुद को लगातार प्रशिक्षित करना चाहते हैं या किसी नए इंस्ट्रक्टर को मेंटर करना चाहते हैं, तो इन सब चीजों के लिए आपको समय, जगह और संसाधनों की जरूरत होगी, और इन सब के लिए पैसा लगता है। तो समस्या पैसा कमाने में नहीं है? नहीं, समस्या तब है जब आप जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में शॉर्टकट लेते हैं, छात्र की सुरक्षा को दांव पर लगाते हैं या ऐसी कोई चीज सिखाते हैं जिसका आपको खुद गहरा ज्ञान नहीं है। कैरोलिन कहती हैं कि विश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, और वो एक वीकेंड वर्कशॉप से नहीं कमाई जाती, उसे कमाने में सालों लगते हैं। सही बात है। जब आप नैतिकता और गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हैं तो पैसा अपने आप आता है, क्योंकि लोग आप पर भरोसा करते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। तो हमारी चर्चा के आखिर में, अगर कोई युवा इंस्ट्रक्टर है जो अभी अभी इस सफर पर निकला है, तो उसे सिर्फ सर्टिफिकेट जमा करने के बजाय एक मेंटर क्यों ढूंढना चाहिए? इसके लिए कैरोलिन एक बहुत गहरी बात कहती हैं, जो शायद इस पूरी बातचीत का सार है। वो कहती हैं, क्योंकि एक मेंटर आपको वहां देखता है जहां आप खुद को नहीं देख सकते। वाह। सोचिए, एक सर्टिफिकेट आपको बताएगा कि 100 एक्सरसाइज कैसे करते हैं, उसके क्या नियम हैं, क्या तकनीक है, वो आपको क्या सिखाना है ये बताएगा। लेकिन एक मेंटर आपको ये समझने में मदद करेगा कि जब आप सिखा रहे होते हैं तब आप असल में क्या कर रहे होते हैं। वो आपको बताएगा कि जब कोई छात्र सवाल पूछता है तो आपकी आवाज में घबराहट झलकती है, या आप क्लास में सिर्फ दाहिने हिस्से पर ध्यान देते हैं और बाएं हिस्से को नजरअंदाज कर देते हैं। यानी वो आपके ब्लाइंड स्पॉट्स को दिखाता है। बिल्कुल, ये वो कमियां हैं जो हमें खुद कभी नजर नहीं आती। ये सिर्फ एक बाहरी अनुभवी नजर ही पकड़ सकती हैं। एक मेंटर सिर्फ तकनीक नहीं सिखाता, वो आपको एक नैतिक ढांचा भी देता है। वो आपको सिखाता है कि मुश्किल परिस्थितियों को कैसे संभालना है, छात्रों के साथ विश्वास कैसे बनाना है, और सबसे जरूरी बात, वो आपको एक जिंदगी भर का छात्र बने रहने के लिए प्रेरित करता है। तो आज की इस बातचीत का निचोड़ यही है कि एक महान इंस्ट्रक्टर होना कोई पद या मंजिल नहीं है जिसे कुछ कोर्स करके हासिल कर लिया जाए। ये एक निरंतर चलने वाली साधना है, एक ऐसा सफर जिसे मेंटरशिप की रोशनी, अध्ययन के ईंधन और जिज्ञासा के जज्बे से लगातार आगे बढ़ाना पड़ता है। और यहाँ एक विचार छोड़कर जा रहे हैं कैरोलिन के डबल लूप लर्निंग के विचार को। सिर्फ पिलाटेस या किसी शारीरिक अभ्यास तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है। अपने काम में, अपने रिश्तों में या अपने किसी भी आदत के बारे में सोचा जा सकता है। हम कितनी बार एक ही समस्या का एक ही समाधान बार बार आजमाते रहते हैं, भले वो काम ना कर रहा हो। शायद असली सवाल ये नहीं है कि मैं इस समस्या को हल करने के लिए और क्या करूं, बल्कि ये है कि मैं इस समस्या को देखने का अपना नजरिया ही कैसे बदलूं।